दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफकत अली खान की बुक अवनी। उसके अगले चैप्टर्स हैं द टाइगर कब्स, ए शूट ऑर्डर इशूड। यहां नवाब शफकत अली खान बोलते हैं, किसी और जंगल में किसी और वक्त अगर किसी टाइगरेस के बच्चे बड़े हो रहे होते तो बड़ा ही खुशी का माहौल होता, लेकिन यहां नहीं था। यहां भय का माहौल था, क्योंकि लोगों की धारणा थी कि अवनी मैन ईटर है तो उसके बच्चे भी मैन ईटर ही बनेंगे। अवनी ने 2 कब्स को जन्म दिया। 16 फरवरी को अंजी डैम के पास छोटे छोटे पग मार्क मिले तो कैमरा ट्रैप इंस्टॉल किया गया। अब जब कैमरा ट्रैप इंस्टॉल किया गया तो अगले दिन जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वो थी सिर्फ अवनी। लेकिन उसके अगले दिन अवनी के साथ थे 2 बच्चे, एक मेल एक फीमेल, और उनके नाम रखे गए T1C1 और T1C2। अब जल्दी ही अवनी ने एक घोड़ा मार दिया एक खेत के पास में, और फिर से फैल गया पूरे इलाके में दहशत का माहौल। 21 फरवरी को मॉनिटरिंग कमेटी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें तय करना था कि अब बच्चे होने के बाद अवनी की ट्रैकिंग किस तरह से की जाए। कमेटी ने यह भी तय किया कि जो इंसानों को मारा है अवनी ने ही मारा है। अब क्योंकि साथ में बच्चे आ गए थे, यानी कि ज्यादा मांस की जरूरत थी, तो यह आशंका जताई जाने लगी कि अब अवनी ज्यादा शिकार करेगी। मीटिंग में यह भी डिस्कस किया गया कि जो ग्राउंड टीम है वो उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रही है, और अगर ऐसा नहीं कर पाई तो अवनी को पकड़ा कैसे जाएगा। अभी तक सिर्फ अवनी की सिंपल मॉनिटरिंग की जा रही थी, यानी कि फॉरेस्ट गार्ड नजर रख रहे थे। अब यह मालूम चला कि अवनी यानी T1 और उसका मेट T2 वो फिर से फैल गए हैं इंसानी आबादी के आसपास, यानी कि प्लानिंग बन चुकी है, एक्शन की देर है। लेकिन अब जो अवनी के बच्चे हो गए थे यानी कब्स, वो एक समस्या हो गई थी कि उनको पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि सारा प्रोग्राम NTCA की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा था। लेकिन ऐसी कोई क्लियर गाइडलाइन थी नहीं कि बच्चे वाली टाइग्रेस को पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए। लेकिन NTCA की कोई क्लियर कट स्ट्रेटजी नहीं थी कि बच्चे वाली टाइग्रेस को कैसे पकड़ा जाए। 2 दिन के बाद DCF ने PCCF को लेटर लिखा कि किसी तरह का कोई SOP NTCA की तरफ से नहीं है बच्चे वाले टाइग्रेस को पकड़ने के लिए। SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। PCCF मिश्रा जी ने NTCA से रिक्वेस्ट करी कि जल्दी से कोई गाइडलाइन दी जाए कि बच्चे वाली टाइग्रेस को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन NTCA ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी, तो जो ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहा था वो ट्रायल एंड एरर ऑपरेशन बन के रह गया। हर संभव तरीका अपनाया गया अगले 6 महीने तक अवनी को और उसको बच्चों को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। महाराष्ट्र का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स लगी, मध्य प्रदेश से बुलाए गए कुछ स्पेशल ऑफिसर्स लगे। यहां ये सारी कोशिशें चल रही थी और वहां पर अवनी कोशिश कर रही थी अपने बच्चों को सिखाना कैसे करते हैं शिकार। हालांकि अभी तक कोई नया आदमी का शिकार नहीं किया गया था, लेकिन पूरे इलाके में दहशत वैसी की वैसी ही थी। हर इंसान अलर्ट था कि कहीं अवनी के जबड़ों में वो ही ना आ जाए। अब अवनी पूरे एक्शन में आ चुकी थी। उसने जल्दी जल्दी ही 3 शिकार किए, 4, 11 और 28 अगस्त को। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी कि अब उसे बच्चों का भी पेट पालना था, और वो उस इलाके में शिकार कर रही थी जो टाइगर की टेरिटरी नहीं थी। टाइगर के जो बच्चे होते हैं जन्म के समय अंधे होते हैं। अगले 75 से लेकर 90 दिनों तक वो प्रॉपरली देख नहीं पाते। ये वो पीरियड होता है जब शेरनी अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। ये वो इलाका नहीं था जहां पे प्रॉपरली बच्चों को छुपा के
अवनी दूर तक शिकार करने चली जाती, इसलिए वो पास ही पास रह रही थी। शिकार पे जाती थी, फिर लौटती थी, फिर शिकार पे जाती थी। उसका पूरा अटेंशन अपने बच्चों की तरफ था। अब जब आसपास में शिकार नहीं थे तो अवनी ने मारे खरगोश, छोटे जानवर और यहां तक कि मेढक। अब जो शेरनियां अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं वो कई दिन का व्रत भी रख लेती हैं। कई कई दिन तक वो कहीं नहीं जाती, बच्चों के पास ही बनी रहती हैं। और नवाब साहब बोलते हैं कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है 3 महीने तक अवनी एक तरह के हाइबरनेशन में थी। वो सिर्फ बच्चों के पास थी और तब तक नहीं वहां से हिली जब तक बच्चे प्रॉपरली देखने के लायक नहीं हो गए, यानी कि 90 दिन। अब जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं वहां पे स्पॉटेड डियर बहुत सारे होते हैं। दोस्तों, जो स्पॉटेड डियर होता है वो ऑरेंज कलर और रेड कलर को नहीं देख पाता है, जैसे हमारी आंखें 3 कलर देख लेती हैं। ये मैं बुक से हटके बोल रहा हूं। अगर आपने पहले के टीवी देखे होंगे, आजकल तो एलईडी टीवी होते हैं, शायद मेंशन होता है कि नहीं होता मुझे याद नहीं। पहले हर टीवी में, कलर टीवी में 3 कलर बने होते थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये इस बात का इंडिकेशन था कि हमें 3 कलर ही दिखते हैं, आदमी को 3 कलर दिखते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। उन्हीं से आंखों से अलग अलग कलर या इंद्रधनुष बन जाता है। स्पॉटेड डियर को 2 कलर ही दिखते हैं। तो जो टाइगर होता है वो जो कलर होता है येलो ब्राउनिश, एक तरह से आप उसे ऑरेंज कलर समझ सकते हैं, मिलता जुलता। तो वो कलर स्पॉटेड डियर को येलो नहीं दिखता, उसको वो ग्रीनिश दिखता है, क्योंकि ग्रीन कलर को पहचान लेते हैं स्पॉटेड डियर। तो ये उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जब झाड़ियों में छुपा हुआ टाइगर होता है तो उनको बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि झाड़ी भी ग्रीन और ये येलो होने के बावजूद उनको दिखता ग्रीन है, ग्रीनिश, हल्का ग्रीन। तो ये जज नहीं कर पाते झाड़ियों में छुपे हुए टाइगर को। लेकिन डियर की सूंघने की पावर जबरदस्त है। तो भले ही वो हल्का हरा, जो कि टाइगर है येलो कलर वाला जो उसमें दिख रहा है उसको, और डार्क ग्रीन पत्तियां, उसको हल्का हल्का डिफरेंशिएट कर पाता है। लेकिन उसका दोस्त बैठा है पेड़ के ऊपर, लंगूर। लंगूर की आंखें इंसान के जैसी होती हैं, वो वैसे ही देख पाते हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। तो लंगूर टाइगर को उसी कलर का देख पाते हैं जैसा हम। डियर उस कलर का नहीं देख पाते, लेकिन सूंघ पाते हैं। तो स्पॉटेड डियर अपने सूंघने की क्षमता पर डिपेंडेंट होते हैं। अपने साथी जो पेड़ के ऊपर बैठे हैं लंगूर, वॉचमैन ऑफ फॉरेस्ट, उसकी अलार्म कॉल पर डिपेंडेंट होते हैं और इस तरह से अपनी रक्षा करते हैं। जबकि टाइगर को देखा जाए तो उसकी आंखों की क्षमता, पावर जबरदस्त है। सूंघने की पावर उतनी अच्छी नहीं है जो डियर के पास है, लेकिन देखने की पावर जबरदस्त है। दिन और रात दोनों में बहुत अच्छा दिखता है। टाइगर की आंखों में एक स्पेशल लेयर होती है, टेपेटम, जो कि उसकी नाइट विजन को बढ़ा देती है। यहां नवाब साहब का कहना है कि टाइगर की देखने की पावर तो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कोई चीज स्थिर हो तो वो नोटिस नहीं कर पाता, चलती हुई चीज को फौरन नोटिस कर लेता है। इनका कहना है कि कई बार ये स्थिर खड़े थे और टाइगर इनको नोटिस नहीं कर पाया। अब नवाब साहब का कहना है कि टाइगर ऐसा जीव है जिसके ऊपर सभी का आकर्षण रहा है। राजा, महाराजा, ब्रिटेन के किंग। तो 1875 में प्रिंस एडवर्ड इंडिया आए थे और उन्होंने उस टाइम के पूर्णिया, जो कि आज बिहार में आता है, तब बंगाल में आता था, वहां पर एक बहुत बड़े साइज का टाइगर मारा और उसका नाम रखा गया रॉयल बंगाल टाइगर। 4 अगस्त को 60 साल के गुलाब सदाशिव मोकासे अपने पालतू जानवर चराने गए थे, लेकिन शाम को पालतू जानवर वापस आ गए। नहीं वापस आए तो गुलाब जी, गांव वाले फौरन उनको ढूंढने निकले, लेकिन जाकर उनको मिला तो भुरभुरी मिट्टी में घसीटे जाने के निशान। उस दिन बारिश शुरू हो गई थी तो गांव वाले गुलाब जी को ढूंढ नहीं पाए। अगले दिन गुलाब जी की बॉडी मिली 2 किलोमीटर दूर। उनके शरीर को आधे से ज्यादा खा लिया गया था। शरीर के अंग यहां वहां फैले हुए थे, जगह जगह दांत गड़ाने के निशान थे। यह वारदात हुई थी कंपार्टमेंट नंबर 155 के पास।
और एक दिन पहले इसी कंपार्टमेंट के पास मॉनिटरिंग टीम ने अवनी और उसके बच्चों को देखा था। और जो अवनी का मेट था T2, वो कंपार्टमेंट नंबर 655 जो कि करीब 7 किलोमीटर दूर था, वहां रिकॉर्ड हुआ था। यानी गुलाब जी को अवनी ने ही मारा था। बारिश की वजह से जो पग मार्क थे बॉडी के आसपास एकदम क्लियर थे, और जब मैच कराए गए तो अवनी और उसके बच्चों के पग मार्क ही थे। अवनी आज अपने बच्चों को शिकार सिखाने लाई थी, और यह पहला मौका था जब अवनी के बच्चों ने इंसान का खून और इंसान का मांस चखा था। और जब गुलाब जी की बॉडी से सैंपल लिए गए तो मालूम चल गया कि उनको अवनी ने ही मारा है। गुलाब जी की मौत के सदमे से गांव वाले उबर पाते उसके पहले अवनी ने एक और वारदात कर दी। 11 अगस्त को चरवाहे नाना दामदू ने अवनी को देखा सड़क के दूसरी तरफ, जब वो विहिर गांव से सावरखेड़ा की तरफ आ रहे थे। ये जानने के बाद फॉरेस्ट टीम ने सारे चरवाहों को इत्तला दी कि जगह खाली कर दीजिए क्योंकि यहां पर अवनी है। लेकिन शाम को 5:45 पर फॉरेस्ट टीम को खबर मिली कि एक चरवाहे वाघू खंडारी वापस नहीं आए हैं। 2 घंटे बाद कंपार्टमेंट नंबर 652 के पास वाघू जी की बॉडी मिल गई, और उससे 200 मीटर की दूरी पर मिले पैरों के निशान अवनी और उसके बच्चों के। अब जो दांतों के निशान थे उससे मालूम चल गया कि यह काम अवनी ने ही किया है। अफसोस की बात यह थी कि वाघू खंडारी जिनकी मौत हो गई थी, उनको अलर्ट कर दिया गया था कि अवनी यहां पर है। वो घर भी जा रहे थे, तभी उनकी एक बहुत ही कीमती प्यारी गाय उनको नहीं मिल रही थी। वो उसे ढूंढने के लिए गए थे और फिर वापस नहीं आए। 28 अगस्त को अवनी ने शिकार कर दिया नागाराव सदाशिव जंघारे का। वो एक चरवाहे थे पिंपल शेंडा गांव के। वैसा ही हुआ, नागाराव जी की गाय उनके बिना गांव पहुंची। फिर गांव वाले दौड़े दौड़े आए ढूंढने के लिए। शाम को 7:30 बजे नागाराव की बॉडी मिल गई कंपार्टमेंट नंबर 658 के पास। 30 मीटर की दूरी पर मिल गए पैरों के निशान अवनी और उसके बच्चों के। पोस्टमार्टम के बाद पंक्चर के निशान देखे गए, मैच कराए गए। 13 पंक्चर के निशान थे नागाराव की बॉडी में, लेकिन क्योंकि बॉडी जल्दी ही ढूंढ ली गई थी तो अवनी नागाराव की बॉडी को खा नहीं पाई थी। जब डीएनए टेस्ट किया गया तो अवनी का सलाइवा यानी कि लार सारे शिकार के ऊपर मिली। इस तरह के टेस्ट पहले वाले शिकारों पर नहीं किए गए थे क्योंकि उस टाइम पे गुस्सा बहुत भरा हुआ था लोगों में। मृतक के रिश्तेदार इस तरह के टेस्ट करने की इजाजत नहीं देते थे। अब इस बात की पूरी आशंका थी कि अवनी के कब्ज इंसान का मांस खा रहे थे। अब इस टाइम पर नवाब साहब और उनकी टीम ग्राउंड पर नहीं थी, दूसरी टीम थी, लेकिन गांव वालों के गुस्से को मद्देनजर रखते हुए दूसरी टीम्स भी उस स्पॉट पर नहीं पहुंच पा रही थी। जबकि 2 बार क्लियर साइटिंग्स हुई अवनी की, लेकिन कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं हो पाया। यवतमाल के इलाके में खेती किसानी जीविका का मुख्य साधन है और लोग खेती के लिए लोन भी लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल बन गई थी यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लोन सिर के ऊपर था, खेती हो नहीं पा रही थी। यवतमाल को कॉटन कैपिटल भी बोला जाता है। करीब 5 लाख हेक्टेयर एरिया कॉटन के लिए निश्चित किया गया है। यह कुख्यात है सुसाइड कैपिटल के नाम से भी, क्योंकि बहुत सारे किसान कर्जा लेते तो है, चुका नहीं पाते। इस काम के लिए अथॉरिटीज ने एक फंड एलोकेट किया है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। इसके तहत किसानों को ड्राई रिवर बेड के पास में जानवरों के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है ताकि उनके जानवर पानी पी सके। इसके तहत घास के बीज भी वितरित किए जाते हैं ताकि नए घास के मैदान बन सके। पहले अवनी जो वारदात कर रही थी वो खेतों में कर रही थी, ना तो वो बफर जोन था और ना ही वो कोर फॉरेस्ट था। और यहाँ पर नवाब साहब बोलते हैं कि आपको दोबारा मेंशन कर दूं कि वो लोग जो मारे गए थे
उन्होंने फॉरेस्ट का अतिक्रमण नहीं किया था जैसा कि उस समय मीडिया ने बताया था। उन लोगों का शिकार अवनी ने खेतों में किया था। जानवरों को चराना अलाउड था ई क्लास कंपार्टमेंट्स में। किसान साल के 200 दिन बिताते हैं खेतों के पास अपनी फसल को जानवरों से बचाने में। किसानों ने करीब 94 करोड़ की फसल का नुकसान कर दिया था और करीब 526 करोड़ का लेबर खर्च हो गया था, और यह सारा कुछ हुआ था जंगल से 2 किलोमीटर के नजदीक वाले खेतों में। सरकार का जो मुआवजा है पुअर डिलीवरी सिस्टम की वजह से किसानों तक प्रॉपरली पहुंच नहीं पाता। अब एक अनुमान लगाया गया था कि एक परिवार की करीब करीब आधी इनकम खत्म हो जाती है जंगली जानवरों के हमले की वजह से। आधी इनकम मतलब 50%, और जो मुआवजा मिलता है वो मिलता है करीब 3%। यही वजह है कि लोकल्स को लगता है कि ये जो कानून बने हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के, उनके खिलाफ हैं, और इसीलिए वो इनका विरोध करते हैं। अब लगातार जो 3 किलिंग्स हुई थी उसकी वजह से सीसीएफ ने 3 सितंबर को एक लेटर लिखा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जिसमें उन्होंने डिटेल दिए, फोटोग्राफ दिए और सारे सबूत दिए कि अगस्त के महीने में 3 हमले हुए हैं और इसमें अवनी इन्वॉल्व है, और ये माना जा रहा है कि अवनी और उसके बच्चे खतरा है। और आसपास के 18 गांव डिमांड कर रहे थे स्ट्रिक्ट एक्शन की अवनी और उसके बच्चों के खिलाफ। गांव वाले अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं और किसी तरह की इनकम नहीं हो पा रही है दहशत के माहौल की वजह से। तेजानी गांव था जिसने डिमांड की थी कि या तो अवनी और उसके बच्चों को रिलोकेट करो या हमारा पूरा गांव रिलोकेट करो। उन्होंने ये बात भी मेंशन करी कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को घुसने नहीं दिया जाता। यह भी लिखा गया कि टाइगरस अवनी और उसके बच्चे इंसानी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसलिए टाइम आ चुका है कि सेक्शन 11(1)(a वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसको हरकत में लाया जाए। इस प्रोविजन के तहत वो जानवर जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है उसे गोली मारी जा सकती है, और 4 सितंबर को गोली मारने का आदेश दिया गया दूसरी बार। अब डीएनए सैंपल्स और बाकी सारे सबूत लगाने के साथ ये लिखा गया कि ट्रैंकुलाइजेशन करना एक कारगर उपाय नहीं है। शूट ऑर्डर ने 2007 के एनटीसीए की जो गाइडलाइन थी उसका भी उदाहरण दिया जो इस परिस्थिति के लिए दी गई थी, जिसमें लिखा था कि यदि ये साबित हो जाए कि एक जानवर मैन ईटर है तो उसे तत्काल रूप से खत्म कर दिया जाना चाहिए। हालांकि उसको पकड़ने और ट्रैंकुलाइज करने के उपाय भी साथ साथ में जारी रहने चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में गोली मारने की कोशिश धीमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको पकड़ने और ट्रैंकुलाइज करने के एफर्ट्स चल रहे हैं। यानी दोनों चीजें पैरेलल और बराबर पेस के साथ चलनी चाहिए। अब एक ऑर्डर इशू किया गया था अवनी के बच्चों को पकड़ने के लिए। कुछ स्थानीय नेताओं ने आर्मी को बुलाए जाने की वकालत की थी ताकि अवनी को मारा जा सके। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना हेडक्वार्टर नागपुर से ट्रांसफर कर दिया पंधरकावाड़ा में, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिश्रा जी को बोला गया कि वो खुद घटना स्थल पर प्रेजेंट रह के इस ऑपरेशन को सुपरवाइज करें। एक्टिविस्ट ने फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट लगाई, लेकिन इस बार कोर्ट ने उनकी रिट खारिज कर दी। अब एक्टिविस्ट इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गए। 10 सितंबर को सीसीएफ मिश्रा जी ने नवाब साहब को बुलाया कि इस ऑपरेशन को दोबारा ज्वाइन करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट को खारिज कर दिया और ये कहा कि अब कोई भी इंसान टाइगर के हमले में मरना नहीं चाहिए। एक्टिविस्ट ने अब सड़कों पर कैंडल मार्च निकाले सेव अवनी कैंपेन के तहत। अब उन्होंने राष्ट्रपति से मर्सी पिटिशन पे एक्शन लेने की रिक्वेस्ट करी। ये पहली बार हुआ था कि एक मैन ईटर टाइग्रेस के लिए ऐसा किया गया हो। 11 सितंबर को नवाब साहब ने अपनी टीम के साथ रात बिताई जंगल में। अवनी एक मंदिर के पास में दिखी थी कैमरा ट्रैप में। अब ट्रायल के तौर पर
एक भैंस का पैर टांग दिया गया अवनी को अट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे कई उदाहरण थे तंजानिया में लायन को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अवनी नहीं आई। अब चारों तरफ पेट्रोलिंग चलती रही, लेकिन अब अवनी नजर नहीं आ रही थी, जो कुछ दिनों पहले हर किसी को दिख रही थी। यानी अवनी जानती थी कब इंसानों को दिखना है और किन इंसानों को नहीं दिखना है। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने 2 चैप्टर कवर किए। अगला चैप्टर होगा कैप्चर अटेम्प्ट्स। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।